राधे राधे। बहन ने लिया प्रॉपर्टी में हिस्सा। सत्य घटना। रविवार का दिन था और सुबह के 11 बज चुके थे, लेकिन आज दोनों भाई अनुज और प्रदीप घर ही थे। दोनों की पत्नियां मानसी और विधि रसोई में बर्तनों को पटकती हुई काम कर रही थी, जबकि बच्चे मुंह फुलाए अपने अपने कमरों में बैठे हुए थे। आज सबका बाहर घूमने का प्रोग्राम था। सब लोग रिजॉर्ट जाने वाले थे, फिर दिन भर वहाँ मस्ती करने का प्रोग्राम था। लेकिन जब से सुना है कि प्रदीप और अनुज की छोटी बहन वंशिका घर आ रही है, बस तब से उन सबके मुंह फूल गए। दोनों भाई आपस में बात कर ही रहे थे कि उनकी बातें सुनकर विधि रसोई में अपनी जेठानी मानसी के पास गई और उससे बोली, पूरा मूड ऑफ हो गया। भाभी, अच्छा खासा प्रोग्राम बना था घूमने का, लेकिन वंशिका को भी आज ही आना था। उससे हमारी खुशी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती। ये सुनकर मानसी बोली, और नहीं तो क्या, उसे भी ज़रूर कहीं ना कहीं से खबर मिल गई होगी ना कि हमने अपनी पुश्तैनी ज़मीन बेच दी है। ज़रूर अपना हिस्सा लेने आ रही होगी। राम ही जाने। मैंने तो भैया को इनसे कहते हुए सुना कि वंशिका आ रही है तो घर पर ही रहना, कोई ज़रूरी काम है उसे। पर आपकी बात सुनकर लग रहा है कि वो शायद इसलिए ही आ रही है, और नहीं तो क्या। आजकल तो घोर कलयुग है। पहले तो फिर भी बहनें प्रॉपर्टी में हिस्सा छोड़ देती थी, लेकिन आजकल जैसे ही पिता की मृत्यु होती है, मुंह फाड़ने लग जाती हैं। देख लेना, इसलिए ही आ रही होगी। पिछली बार तो बोल नहीं पाई होगी। आखिर बाबूजी ख़त्म ही हुए थे और रिश्तेदार सब यहीं थे, लेकिन अब तो अपना हिस्सा लेगी, मानसी ने कहा। पर एक बात समझ नहीं आई दीदी, भला उसे कैसे पता चला कि हमने प्रॉपर्टी बेच दी? हमने तो ये काम बहुत ही चोरी छुपे किया था। उसे तो बिल्कुल भनक नहीं लगने दी थी, विधि ने कहा। अरे, लोगों से दूसरों की खुशियाँ बर्दाश्त नहीं होती। ज़रूर किसी न किसी ने आग लगाई होगी। अब काम भी इतना चोरी छुपे गैर कानूनी तरीके से किया है। पता नहीं क्या होने वाला है, इसलिए देवर जी और ये दोनों परेशान हैं। देखते हैं अब क्या होता है। अरे, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, थोड़ा बहुत नाराज़ होगी, गुस्सा होगी और चिल्लाएगी। इसके अलावा वो क्या कर सकती है? दोनों देवरानी जेठानी रसोई में खड़ी खड़ी पंचायती कर रही थी। इधर दोनों भाई भी थोड़े परेशान थे कि आखिर कैसे अपनी बहन वंशिका को संभालेंगे। अभी कुछ महीने पहले ही प्रदीप और अनुज के पिता की मृत्यु हुई थी। माँ तो बहुत पहले ही दुनिया से कूच कर चुकी थी। पिता अपने पीछे अच्छी खासी संपत्ति छोड़कर गए थे। एक बड़ा सा घर था जिसमें दोनों भाई अपने परिवार के साथ रहते थे। काफ़ी सारे गहने थे और इसके अलावा एक पुश्तैनी ज़मीन भी थी उनकी। एक बेटी भी थी वंशिका, जिसका विवाह हो चुका था। वो अपने पति और परिवार के साथ अपने ससुराल में खुश थी। पिता अपने अंतिम समय में वंशिका के पास ही थे, क्योंकि वो पूरी तरह से बिस्तर पर आ चुके थे। भाभीियों के पास तो आए दिन कोई ना कोई बहाना होता था, और सबसे बड़ा बहाना तो ये था कि भला ससुर की सेवा कैसे करें, उन्हें अपने हाथों से कैसे खिलाएं पिलाएं। भाइयों के पास इतना वक्त नहीं होता था। वो तो सुबह के गए रात को आते थे, और हर सप्ताह घूमने फिरने जाने वाले इन लोगों के पास नौकर रखने के जितने पैसे नहीं थे। आखिर अपने पिता की हालत देखकर वंशिका उन्हें अपने साथ ले गई। उसके पति और ससुर को भी इससे कोई ऐतराज़ नहीं था। खैर, जब कुछ दिनों बाद उनकी मृत्यु हुई तो उनके शव को दोनों भाई अपने घर ले आए और वहीं से सारा क्रियाक्रम किया गया। कहीं बहन अपना हिस्सा न मांग ले, इसलिए दोनों भाइयों ने कहा कि हम अभी प्रॉपर्टी में कोई बंटवारा नहीं करना चाहते। खैर, वंशिका ने भी यही सोच रखा था कि उसे कोई हिस्सा नहीं चाहिए। आखिर पिता जीते जी जिन भाइयों ने कभी याद नहीं किया, भला वो पिता के जाने के बाद क्या व्यवहार निभाएंगे, और फिर उनके पास क्या कमी है जो वो प्रॉपर्टी में हिस्सा मांगे। जितनी उसके पति और ससुर की कमाई थी, उसमें उनका गुजर बसर अच्छे से हो रहा था। उसके हर निर्णय में उसके ससुर और पति साथ थे। लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ कि वंशिका आज अपने मायके आ रही थी। थोड़ी देर बाद अचानक शहर बाहर से बड़े भैया के ज़ोर ज़ोर से बोलने की आवाज़ आने लगी। देखो वंशिका, तुम्हें प्रॉपर्टी में कोई हिस्सा मिलेगा, इसकी कोई उम्मीद मत करना। माता पिता की प्रॉपर्टी पर भाइयों का अधिकार ही होता है। आखिर उनके सारे कर्जे हम चुका रहे हैं, तो उनकी प्रॉपर्टी पर भी हमारा ही हक होगा।
उनकी आवाज़ सुनकर सब लोग बाहर आ गए। ये क्या कह रहे हो भैया? पहली बात तो जहाँ तक मुझे याद है पापा के नाम पर कोई कर्जा नहीं था, और दूसरी बात अगर कोई कर्जा है भी तो मुझे बताइए, मैं भी बराबर योगदान दूंगी कर्जा चुकाने में, पर मैं अपना हिस्सा ज़रूर लूँगी। वंशिका ने कहा। अरे अब कौन सा कर्जा? सारे कर्जे तो हमने चुका दिए, तो अब क्या फ़ायदा? एक बात बताओ, क्या हिस्सा इतना ज़रूरी हो गया कि उसके लिए अपना मायका छोड़ दोगी? कल को आपके बच्चों की शादी होगी तो भात कौन भरेगा? हम लोग ही ना। अब की बार मानसी ने कहा। माफ़ करना भाभी, लेकिन मुझे नहीं चाहिए आपका भात। आप ही रखिए अपना भात, मैं अपने भात का बंदोबस्त खुद कर लूँगी। वंशिका ने पलटकर जवाब दिया। हे भगवान, देखो तो कितना लालच भरा है इसमें। प्रॉपर्टी के लिए अपने बड़े भाई भाभीयों के सामने हो गई। छोटे भाई ने कहा। भैया, मुझ में लालच भरा हुआ है, ये आप कह रहे हो? वो लोग जो झूठे दस्तावेज पर प्रॉपर्टी अपने नाम कर रहे हैं, वो लोग ये बात कह रहे हैं? कितनी शर्म की बात है। अचानक वंशिका ने कहा तो सबकी बोलती बंद हो गई। आखिर वंशिका को कैसे पता चला? इतने में अनुज ने हकला कर कहा। क्या क्या कहना क्या चाहती हो तुम? हमने ऐसा कुछ नहीं किया। अरे लोग तुझे हमारे खिलाफ भड़का रहे हैं। अच्छा, जिसकी दाढ़ी में तिनका होता है ना, उसी की आवाज़ हकलाने लगती है। शर्म नहीं आई आप लोगों को? मेरा झूठा मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाकर पुश्तैनी ज़मीन बेचकर आ गए। जब मेरा मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाया था तब याद नहीं आया था कि इसी मरी हुई बहन के यहाँ भात भी भरना है? वंशिका ने कहा तो काफ़ी देर तक किसी से कुछ कहते ही नहीं बना, लेकिन तब विधि ने बेशर्मी से कहा। अरे अरे, तुम्हारे भैया नहीं कह पा रहे हैं तो मैं कहती हूँ। तुम्हें तुम्हें तो प्रॉपर्टी में हिस्सा लेने की लग रही है। तुम्हें हिस्सा देकर करें क्या? ये हिस्सा तो तुम्हारे साथ तुम्हारे ससुराल ही चला जाएगा। कल को तुम्हारे बच्चों की शादी होगी तो उसमें भात भरना पड़ेगा, तो उसका खर्चा अलग। बस भाभी, बहुत बोल लिया आप लोगों ने। आज तक बर्दाश्त ही करती रही, पर अब मुझे मेरे पिता की प्रॉपर्टी में से हिस्सा तो चाहिए। रही बात तुम्हारे भात के खर्चों की, तो वो भरने की ज़रूरत नहीं है। वैसे भी आप लोगों ने नकली दस्तावेज बनवा कर रही सही कसर भी पूरी कर दी। अरे इज्जत से कह देते मुझे कि आपको ज़मीन बेचनी है, मैं आकर साइन कर जाती। लेकिन नहीं, मन में तो मैल भरा हुआ है आप लोगों के। मुझे जीते जी ही मार दिया। आज तक कुछ ना बोलने वाली वंशिका का इस तरह का रुख देखकर सबकी बोलती बंद हो गई। इतना तो सबको समझ में आ चुका था कि वो अब चुप रहने वाली नहीं। तभी घर के बाहर पुलिस खड़ी देखकर भाइयों के चेहरे पर पसीने की बूंदें चमकने लगी। वंशिका, तूने पुलिस बुला ली? बहन, हम तेरे भाई हैं, थोड़ा हमारे बारे में तो सोच। लोग क्या कहेंगे? अनुज वंशिका के सामने हाथ जोड़ते हुए बोला। ये तो मेरा झूठा मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाकर प्रॉपर्टी बेचने से पहले सोचना चाहिए था। तब क्या मैं तुम लोगों की बहन नहीं थी? रिश्तों को शर्मसार तो आप लोग कर रहे हो। याद रखिए, कुछ गलतियों की माफ़ी नहीं होती है। आखिर दोनों भाई भाभी वंशिका के पैरों में ही गिर पड़े। इतना तो वो लोग भी जानते थे कि अगर वंशिका ने कानून का सहारा लिया तो उसे हिस्सा तो बराबर का ही मिलेगा। साथ ही साथ इतना बड़ा फ्रॉड करने पर दोनों भाइयों को जेल तक हो सकती है। इसलिए वो लोग अपने बच्चों की दुहाई देते हुए वंशिका से माफ़ी मांगने लगे। उस समय तो वंशिका ने कुछ नहीं कहा। आखिर इस फ्रॉड के कारण दोनों भाइयों को पुलिस पकड़ कर ले गई। लेकिन 2 दिन बाद जब भाभियां उसके ससुराल आकर उनके पैरों में गिर पड़ी, आखिर उन लोगों को इस तरह गिड़गिड़ाते देख अपने पति के कहने पर वंशिका ने अपनी शिकायत वापस ले ली। कुछ दिनों बाद काफ़ी मनमुटाव के बाद वंशिका को उसका हिस्सा दे दिया गया, लेकिन अब बोलचाल व्यवहार पूरी तरह से ख़त्म था। लेकिन वंशिका को अब इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। राधे राधे। आपको ये कहानी कैसी लगी? अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में अपने विचार ज़रूर लिखें।